हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हमारे साथ हैं विजय, और विजय ने 166 नंबर यानी 166 स्कोर किया है D2SB PRT 42/21 में, और जिसका रिजल्ट अभी 2-4 दिन पहले ही आया है। विजय बताएंगे कैसे इन्होंने 185 अटेम्प्ट किए और कैसे पार्ट बी में 92 मार्क्स गेन किए, और पार्ट ए में आपके हैं कितने 74.6। उसमें बहुत बड़ी एक गलती विजय से हो गई थी, उस पर भी हम आएंगे ताकि आप लोग भी जब एग्जाम देने जाएं तो उस तरह की गलती आपसे ना हो। अगर हम बात करेंगे विजय की, तो विजय अपने बारे में बताएंगे कि कैसे विजय की एज क्या है, अभी तक उन्होंने क्या किया है। और मज़े की बात यह है कि मैं विजय को 2018 से जानती हूँ, जब पहली बार एक सीटेट का जो बैच निकला था अपना ऑनलाइन वाला। बैच मीन्स यूट्यूब पे फ्री हम लोग डिस्कशन करते थे, तो विजय का मेल आया था और विजय के 121 नंबर थे उस टाइम पे। उस टाइम पे 121 भी अच्छा स्कोर होता था, और बट हम उस टाइम पे मैं थोड़ी बिजी हो गई, नहीं मिल पाए, वो एक डिस्कशन हो नहीं पाया था। तो अच्छा लगा आज विजय को देख करके। विजय बताइए एक बार कि क्या आपकी एज है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कैसे? मैम मेरी एज जो 24 होने वाली है। ठीक है। और अक्टूबर में बर्थडे है। अरे वाह, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो मैं इसकी मैंने पहले एक बार और दिया 2019 में, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ठीक है। तो फर्स्ट वाले में तो कम थे, 3 मार्क्स कम थे, 114 थे, कट ऑफ 117 गई थी। ठीक ठीक। तो इस बार मैंने खुद थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर किया, अपने आप को प्रैक्टिस की है ना, यूट्यूब पे भी देखा, आपका भी चैनल देखा, तो सब कुछ करके थोड़ा मेहनत करके ये मार्क्स में ला पाया हूँ। बहुत बढ़िया। और वैसे आपकी जो एज है मैं बता देती हूँ कि 24 साल के आप अभी हैं। हाँ, और आपने 2018 में अपनी डाइट कंप्लीट की थी दिल्ली से, यहीं कड़कड़ुमा जो आपका डाइट है वहाँ से आपने कंप्लीट की थी अपनी डाइट, और D-RED बेसिकली। और 2019 वाला आपने अटेम्प्ट दिया, और ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था। उसमें 3 नंबर से आप रह गए थे। और क्योंकि थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी होता है D2SB, कभी NIOS दे देगा, कभी नॉर्मल चाइल्ड डेवलपमेंट देगा, उस पर भी हम आएंगे अभी। और विजय, आपने अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, और मज़े की बात यह है विजय ने बहुत एक अच्छी बात बताई कि विजय ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तब से ही साथ में, डाइट के बाद से। और ये अभी 45 बच्चों के करीब आप पढ़ाते हैं, आपने बताया। जो कि मतलब मैं भी हमेशा यही बोलती हूँ कि जब आपको लग रहा हो कि आपकी तैयारी एक लेवल तक हो गई है, या तो फिर आप साथ में घंटे 2 घंटे, जैसे वजह 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाते हैं, 4 घंटे तैयारी करते थे अपनी। और इससे क्या होगा, एक तो आपको वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग आने लगती है, और दूसरा आपके बेसिक्स इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं। तो विजय बताइए एक बार कि कैसे पार्ट ए की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट ए की तैयारी कैसे की, और कितने अटेम्प्ट किए थे, क्या गलती हुई थी, वो एक बार बताओ। जी मैम, पार्ट ए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वैसे, है ना। 5 सब्जेक्ट्स में आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, है ना। ठीक। तो जीके तो बहुत बड़ा एरिया है, कंप्लीट करना मुश्किल होता है, फिर भी हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक बात, करना तो सभी होता है। बिल्कुल। तो पहले मेरे जीके में बहुत कम मार्क्स आते थे, 0, 1, 2 ऐसे आते थे। हालांकि अच्छी बात ये है, नेगेटिव कभी नहीं आए, 0 पे आ जाते थे। हाँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, वो भी आ जाती है। तो पहले मेरा 0, 1, 2 ऐसा आता था। तो फिर मैं प्रैक्टिस किया, इस पे जीके पढ़ा मैंने, यूट्यूब पे अभिषेक सुमन सर की वीडियो देखी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो उनका वीडियो देखने के बाद थोड़े मेरे जो मार्क्स हैं 10-11 के आसपास आ जाते हैं, 20 में, जो कि GX में अच्छा, GA में अच्छा स्कोर है। क्योंकि अगर आपको सारे सब्जेक्ट आते हैं बाकी, उसमें आप एवरेज से ऊपर हो या फिर एक्सीलेंट हो, तो इस वाले में आपको एवरेज तो नहीं पड़ेगा या एवरेज से ऊपर होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विजय को मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। अभी एक लर्नर है, उन्होंने अच्छी तैयारी की हुई थी, लेकिन मैथ्स में एक भी अटेम्प्ट नहीं किया, मैथ्स के डर के चक्कर में 0, बहुत बड़ी गलती है। उस चक्कर में 145 नंबर रह गए। अदरवाइज पार्ट बी में अच्छे नंबर थे, पार्ट ए में बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा किया, तो अब वो टाइम रह नहीं गया कि हम कोई सेक्शन छोड़ दें। तो उस केस में तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। जैसे आपने बताया, जब 2019 में पेपर दिया था तो GS में बहुत कम मार्क्स थे, और उस चक्कर में फिर वो आपकी मेरिट से आप पीछे रह जाएंगे, तो किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के अभी आप मेरिट में नहीं आ सकते। अब वो वाला टाइम रहा नहीं है। और अब आप बताइए कि जैसे आपने अभिषेक सुमन सर को देखा GS के लिए, बेसिकली इनका बैकग्राउंड भी साइंस से था, तो बिल्कुल ही एक जीके का डर लगता था कि जीके तो शायद मुझसे होगी ही नहीं, कर नहीं सकता। नहीं, सर को देखकर, उनका पढ़ाने का जी देखकर, तरीका देखकर थोड़ा मजा आया, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। और टीचर का सबसे बड़ा काम होता है कि इंटरेस्ट। तो काफी रट गई है हिस्ट्री पॉलिटिक्स और साइंस में अच्छा था, तो उसके बेसिस पे 11 नंबर में आ जाते हैं। अच्छा। और यही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना। तो जो मेरे 11-12 नंबर ऊपर है, सारा जीके का मान सकते हैं, वरना फिर से मैं कट ऑफ के आसपास 1-2 नंबर कम रह जाता है। राइट। और इसमें आपने गलती भी की, जो वो आप रिव्यू वाला बताएंगे एक बार मुझे। तो मैंने पार्ट ए में 90 अटेम्प्ट किया था। ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ 10-12 क्वेश्चन जो है मेरा ऐसा हो गया था, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक रिव्यू करके टिक कर सकते हैं, एक सिर्फ रिव्यू होता है, मार्क एंड रिव्यू। और मार्क एंड रिव्यू। अगर मार्क एंड रिव्यू करते हो आप, तो SSC वगैरह में ऐसा होता है कि ये भी आपका काउंट हो जाएगा। अगर वापस आप इस पे नहीं आए हो, कंफर्म नहीं किया है, ठीक है, तो आपका ये फाइनल आंसर मान लिया जाएगा। लेकिन DSSB में क्या होता है, आपका ये जो आपने टिक किया है और रिव्यू में डाला है, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे। तो ये मुझे पता नहीं था, बाद में पता लगा एग्जाम के
एक दो महीने बाद। हाँ, तो वो उन्होंने अपने मॉक टेस्ट में भी दिया हुआ है, बट कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं। तो उस वजह से मेरा 10-12 नंबर का लॉस हो गया, तो इसलिए मेरे पार्ट में थोड़ा कम रह गए, 70। मतलब आपने अपने हिसाब से 90 अटेम्प्ट किया था, बट वो जो 10 के आसपास होंगे वो सब रिव्यू एंड मार्क के चक्कर में हट गए वो, तो इस चक्कर में आपका फिर 74 आया। तो ये ऐसी गलती है जो छोटी छोटी चीजें जिनका हम ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे ऐसा मेरी तैयारी सारी अच्छी है, मतलब अच्छा करूंगा बहुत। सोचो इसमें भी अगर आप जीएस में और खराब होते तो फिर तो डूबने वाली स्थिति हो जाती, क्योंकि एक आध गलती इंसान से हो सकती है, मतलब होनी नहीं चाहिए कायदे में, क्योंकि यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन वाली बात है, और जैसे आपने गलती की तो आप बहुत पीछे आ जाते हैं, बट स्टिल अगर संभावना है कि एक आध गलती हो तो बाकी चीजें इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो संभाल ले, गलती कवर हो जाए। राइट, कवर हो जाए, बिल्कुल। कुछ बच्चों का रीजनिंग मतलब मान लो ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है, किसी का मैथ ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है ना, किसी का जीके ठीक नहीं है, तो उन तीनों बच्चों का सिलेक्शन जो मतलब ना के बराबर होगा नहीं है ना, क्योंकि सब ठीक करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर सब जीएस में जीए में आपके 11 नंबर, फिर आपने बताया कि अभिषेक सुमन सर से पढ़ा जी, और बुक आपने ऐसा नहीं ली थी, प्रीवियस ईयर आपने लगाए होंगे? प्रीवियस ईयर लगाए थे, प्रैक्टिस करता था, कुछ भी यूट्यूब पे मिल गया, गूगल पे मिल गया, जो टेस्ट सीरीज किसी की भी वो उठा के करने लगे। बहुत बढ़िया। मतलब पढ़ने से डरना नहीं है आपको, जितना पढ़ सको वो कम ही है आपके लिए। और फिर आते हैं जैसे हम मैथ्स पे, तो मैथ्स में कैसे तैयारी की? तो मैथ्स में वैसे मतलब बहुत से बच्चों का वीक होता है, बहुत का स्ट्रॉन्ग भी होता है ना। जिसका स्ट्रॉन्ग है वो तो सीधे टॉपिक वाइज स्टडी कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक बात है। जिसका वीक है उसको पहला पढ़ना पड़ेगा 6 और 10 तक। ठीक बात है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैथ्स जो है 6 और 10 करेंगे तो उनका जो है मैथ्स अच्छा हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक ठीक। तो ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो जस्ट आपकी प्रिपरेशन है, क्योंकि आपको नहीं आता इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है, इससे सिलेक्शन को लेना बिल्कुल भी नहीं है ना। तो उस टॉपिक वाइज मैंने किया था, मैथ्स मतलब अच्छा था, 12th भी मैथ था, अच्छे मार्क्स आए 12th में मेरे 95 96 गवर्नमेंट डाइट में तभी हुआ। हाँ जी। तो मैथ्स मेरा ठीक रहा था, बस मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की। बाकी राकेश यादव सर की वीडियो मैंने देखी है, 6 घंटे की परसेंटेज वाला वीडियो है वो देखा है, 3 घंटे का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो देखा है। तो मतलब सर अच्छा पढ़ा रहे थे तो मैंने वो भी देखा है। यूट्यूब पे जो मिल जाए, मतलब जिसको आप इतना यूज कर सको करो, है ना। कोर्स आपने सच कहीं से लिया नहीं, हाँ जी, और बट आपने जितने भी रिसोर्सेज थे उनको यूज किया, यूट्यूब के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू, जैसे भी आप कर सकते थे। क्योंकि अब तो हम किसी को भी मतलब खोला उसको चलाया वीडियो, पढ़ाने लगेंगे। आपको रिवाइंड करना, रिवाइंड कर दीजिए ना। वैसे तो क्लास में पूछते हैं कि मैम दोबारा बता दो, सर दोबारा बता दो, तो पहले 2 बार सुनने के लिए मिल सकती है, फिर बताएंगे, शायद बताए भी ना। सही बात। अब तो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, यूज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने ऑलमोस्ट फुली अटेम्प्ट किए थे मैथ्स में, जैसा आपको याद है? 18 एक मैंने छोड़ दिया था, थोड़ा टाइम लगता मुझे, तो मैं सोचा पार्ट बी के लिए टाइम बचा लूँ मैं। ठीक ठीक। तो रीजनिंग और मैथ मैंने एक छोड़ दिया था। ठीक बात है, उसमें भी 1-2 और छूट गए होंगे आपके वो मार्क एंड रिव्यू के चक्कर में। उसके चक्कर में रह गए। अच्छा, फिर रीजनिंग पे अब आते हैं। चलो, तो रीजनिंग में 20 मार्क्स कैसे? तो रीजनिंग में इसका मैथ्स अच्छा है, तो रीजनिंग में थोड़ा सा ऑटोमेटिकली हो जाता है। बाकी रीजनिंग का मैंने पीयूष सर का भी बैच देखा है। अच्छा। पीयूष वासने सर का बैच देखा पूरा, मैंने नोट डाउन भी किया था उसको। करियर पर ही पढ़ाते हैं? हाँ जी, सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बिल्कुल। तो उसमें क्लियर हो गया था। 2019 में मैंने शायद देखा था वीडियो सारा। हाँ, अच्छा। तो उसको नोट डाउन कर लिया था, उसके बाद कभी भी रीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब पढ़ने की। अच्छा, मतलब वो रीजनिंग वाला बैच आपने लिया? हाँ बिल्कुल। तो उसको मैंने नोट डाउन किया, उससे सारा कुछ किया। उसके बाद मैंने रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं, बस प्रैक्टिस की है, क्योंकि प्रैक्टिस करके आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। अगर आपको मैथ्स पूरा आता है, रीजनिंग पूरा आता है, स्पीड नहीं है, तो आप एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे पूरा। ठीक बात है। तो स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि ठीक सही पार्ट भी पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो रीजनिंग मैथ्स की स्पीड मैंने काफ़ी बनाई, प्रैक्टिस की, क्वेश्चन और मॉक टेस्ट भी दिया करता था, पूरे 200 मार्क्स के दिया करता था। जो बच्चे अब भागते हैं कि 10 नंबर का दे लिया, 20 नंबर का दे लिया, ये पूरा 2 घंटे का टेस्ट दिया करता था, अच्छे सॉल्व किया करता था, मेरी क्या गलती है उसको रिव्यू करता था। ठीक बात है। फिर अगेन दिया करता था। तो इस तरीके से मैंने कंटिन्यूसली जब एग्जाम आ रहे थे, हर बार हर दिन मॉक टेस्ट दिया है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मतलब कितने अच्छे से और विजय बता रहे हैं, मतलब एक सच में वो टीचर वाली इंटेंशन होती है ना कि आप सच में हेल्प करना चाहते हो जो लोग देख रहे हैं, उस तरह से विजय बता रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जान के। अच्छा विजय, अब आपने रीजनिंग का बता दिया, तो मतलब रीजनिंग के केस में आपने बैच लिया था, बाकी आपने ना किताबें पढ़ी है ना बैच लिया है, यूट्यूब वगैरह से आपने फिर देखा? ठीक है। तो वो आपका अपनी चॉइस होती है, कई बार आपको लगता है कि यार कोई अच्छा टीचर मिल रहा है या आपको लग रहा है, तो आप कर लेते हैं वो चीज़। और फिर आता है आपका हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश साइंस वालों का थोड़ा ठीक ठाक सा होता है ना, और हिंदी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन 9th क्लास में अच्छे टीचर मिले थे मुझे, तो उनका काफ़ी याद रहा मुझे। और हिंदी भी बढ़िया, जैसे इंग्लिश है वैसे हिंदी है। राइट। हाँ, लेकिन इसको भी मैंने टॉपिक वाइज में एक बार देखा, जो मुझे आता है, मुझे लगता है मुझे आता है, मैंने फिर भी उसको दोबारा पढ़ा। और वो जो आपने बच्चों को पढ़ाया है? बच्चों को, हाँ जी हाँ। तो बच्चे मैंने 4 बैच है मेरे ना, तो छोटे बच्चे हैं 5th से लेके 8th तक के बच्चे हैं, फिर 9th 10th के 11th के बच्चे हैं। तो 5th to 8th के बच्चों को पढ़ाते टाइम भी काफ़ी नया चीज़ सीखने को मिल जाता है ना। 10th 11th 9th के बच्चों को, तो उससे साइंस और मैथ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था मेरा। ठीक बात है।
तो KVS में जाता है, सारा यही आता है। हाँ, साइंस और मैथ्स का। हाँ, तो उसकी भी तैयारी आपकी अच्छी है। हाँ, उसकी भी अच्छी है। और ये जो हिंदी इंग्लिश का था, तो ये आपने इसमें जैसे बुक नहीं ली, तो हाँ, वो छोटे वाले बच्चों से आपको हेल्प हुई जो आप बता रहे थे? हाँ, उनसे हुई, और मैं टॉपिक वाइज मतलब देख लिया था कि नरेशन पढ़ना है, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, उसको पढ़ा, प्रैक्टिस किए क्वेश्चन। कभी मैं जब भी नोट्स बनाता हूँ ना, एक्टिव पैसिव के बनाए, नरेशन के बनाए, तो पीछे एक दो पेज छोड़ देता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मैंने लिखा है वो सफिशिएंट नहीं है, आगे ही बहुत कुछ है, ऐड ऑन हो जाएगा। हाँ, तो जब मैं क्वेश्चन देखता हूँ कुछ नया होता है, तो उस क्वेश्चन की बात मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो इस तरीके से नोट्स आगे बढ़ते रहते हैं, तो अच्छा रिवाइज हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो आप प्रॉपर अपने सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपने खुद से बनाए हुए हैं? हाँ, चाहे वो यूट्यूब से देखा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, जिस भी सोर्स से? लेकिन बात मतलब ज़्यादा नहीं लिखता था मैं, जो मुझे आता है पहले से ही तो नहीं लिखता था। तो हर किसी चैप्टर के मतलब पूरा सब्जेक्ट बोले तो सिर्फ 30 पेज या 32 पेज इतने इतने हैं मेरे पास, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, हाँ, जो मुझे आता है नोट्स का मतलब ही फिर वही है कि वो कंसाइज हो एटलीस्ट। मेरे नोट्स किसी और के काम शायद नहीं आएंगे, अपने तरीके से लिखे, अपने तरीके से लिखा, तो सबका अपना अपना। बिल्कुल सही। लेकिन नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। रिवाइज आप कहाँ से करोगे, और रिवाइज नहीं करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है एग्जाम के टाइम कि शायद ये हो सकता है, क्लोज ऑप्शंस होंगे वहाँ, क्लोज ऑप्शन, फिर रिवीजन मस्ट है। रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा। वो लॉ ऑफ रिसेंसी भी काम करता है थॉर्नडाइक का वहाँ, जी, कि भाई जितना रिसेंटली पढ़ा होगा, रिसेंटली पढ़ा होगा तो याद है। बिल्कुल। तो ये रही आपकी हिंदी और इंग्लिश की कहानी। जीए के बारे में आपने बता दिया, रीजनिंग मैथ्स का बता दिया। पार्ट 1 जो है वो जो 100 नंबर का है, और 200 नंबर का पेपर है आपका D+B PRT का। प्राइमरी टीचर दिल्ली में टीचर के लिए होता है, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी। और जो मेरिट गई है अभी वो 154 पॉइंट समथिंग गई है, और आपके 161 है, 154.31 है, 31 गई है, तो 154.31 मेरिट गई है। आपका स्कोर है 166 पॉइंट समथिंग, 86। तो बिल्कुल आप एक तरह से शॉर्ट लिस्टेड अभी कैंडिडेट हैं, और ईश्वर की कृपा रही तो बिल्कुल चीज़ें अच्छी होंगी। तो पार्ट बी पे आते हैं, जिसको लेके बहुत ही डर है, और लोगों ने मतलब वो डर का बिजनेस कह सकते हैं उसको एक तरह से किया भी हुआ है। मतलब एक माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि पार्ट बी मतलब या तो कोई ये कहेगा कि सिर्फ हमारा कोर्स ले लो तो उससे होगा, या तो कोई और कहेगा कि नहीं सिर्फ वो पढ़ लो तो होगा। मतलब एक कन्फ्यूजन जैसी स्थिति है, और लोग परेशान भी हैं अपने आप में, उनको लग रहा है पता नहीं कहाँ से करें। तो वो पार्ट बी में आपका है कितना, 90 स्कोर, 95 आपने अटेम्प्ट किया था, और 92 आपका स्कोर है। इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया रही होगी, तो मतलब 7-8 तो मेरे गलत होंगे, कुछ नॉर्मलाइजेशन मिला होगा। सही बात है, हाँ। तो उसमें आपका शिफ्ट कौन सी थी, याद है कुछ? 7 मार्च सेकंड शिफ्ट, 7 मार्च को और 7 मार्च को। खैर ये हुई एक बात। और उस दिन कैसा एग्जाम रहा था आपके हिसाब से? मॉडरेट था मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से मॉडरेट था, सही था, मेरा बहुत अच्छा गया था, मैं खुश भी हो रहा था काफी। आपकी तैयारी भी अच्छी थी, क्योंकि मैंने 12 के जीके चेक किए थे, सारे 11 सही थे, तो मैं खुश हो गया था। खुश हो गया, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और जीए में तो स्पेशली होता ही है। लेकिन बाद में पेपर जो आए 27 के आसपास, तो वो ईजी आया इसलिए वाला हार्ड हो गया, वरना नॉर्मल था पेपर। ओके ओके ओके, ठीक बात है। तो इसके बाद और इजी आया, तो मतलब ये मॉडरेट मानेंगे हम हाँ, इसको? तो इसलिए मॉडरेट मानेंगे। ठीक बात है। तो अब नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो तो हमारे हाथ में है नहीं, वो क्या है क्या नहीं है, बट हम पेपर ही अच्छा दे के आ सकते हैं, बस यही है। तो आपने कितना लगाया होगा स्कोर अपने दिमाग में, और कितना आया, उसमें अंतर रहा नॉर्मलाइजेशन से कितना? हाँ, नॉर्मलाइजेशन से रहा है, मुझे शायद 7 to 10 मार्क्स का शायद मिला होगा नॉर्मलाइजेशन एक्स्ट्रा। हाँ, ओके। मेरे 155 या 160 के आसपास मैंने एक्सेप्ट किया था, एक्सपेक्ट किया था 160 आ सकता है, तो 66 आया, तो 6-7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया होगा। दैट्स नाइस। तो अभी पार्ट बी की हम बात करते हैं। पार्ट बी वो 100 मार्क्स का है, जिसमें कभी चाइल्ड डेवलपमेंट भी इंक्लूडेड है, पेडागोजी भी आएगी, आपका कुछ भी कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट से आजकल देने लग गए हैं। हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी दे देते हैं, ईवीएस की पेडागोजी दे देंगे एट टाइम्स। तो वो इस बार का कैसा रहा, और आपने कैसे उसकी प्रिपरेशन की हुई थी? पहले से आप कैसे प्रिपेयर थे, क्योंकि आपको भी नहीं पता था कि एग्जैक्ट ऐसे ही आएगा। भाई एनआईओएस इस बार आ रहा है, हो सकता है अगली बार ना आए, तो तैयारी आपको सारी करनी पड़ी होगी। तो कैसे आपने उसको प्रिपेयर किया, ये बताओ एक बार। पार्ट बी के लिए बच्चे सोचते हैं कि जो 100 मार्क्स का सीडीपी आता है, सीडीपी उसका बस एक एस्पेक्ट है, बाकी और भी होता है इसमें बहुत कुछ। बिल्कुल। तो बच्चे सोचते हैं जो डीएलएड की बुक है एनआईओएस की, उसमें से एक बुक पढ़नी है हमको, सीडीपी वाली है ना, बाकी काम की नहीं है। तो वहाँ सारी काम की, वहाँ पेडागोजी वगैरह दे रखा है, साइंस कैसे पढ़ाएं, मैथ्स कैसे पढ़ाएं, इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल, तो वो सब हमको पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन उससे ही फ्रेम होते रहते हैं। ठीक बात है। एनआईएस की जो बुक्स हैं डीएलएड की, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो पहले बेसिक पढ़ चुका है। तो मैं सीटेट की तैयारी की 2018 में की थी, तो जैसे ही उससे निकले, डीएलएड से निकले, डाइट से निकले, तो पता लगा सीटेट भी कुछ होता है। वैसे उन्होंने कॉलेज वालों ने बताया था, बता देते हैं, इतने सीरियस नहीं थे उस टाइम नहीं होते हम लोग, क्या पता क्या देना है। जब डाइट हो गई फिर पता लगा सीटेट आपको देना है, सर्च करा क्या होता है, फॉर्म वगैरह भर दिया, फिर वीडियो वगैरह सर्च करी किसी की, तो मैम का सुंदर सा चैनल सामने आया। अरे ओह, धन्यवाद।
तो मैंने मैम का थोड़ा वीडियो देखी, एक दो अच्छी लगने लगी, मैंने कहा अच्छा CDP ऐसी होती है। तो फिर पढ़ना चालू किया थोड़ा सा। तो मैम क्या प्लेलिस्ट थी अलग अलग, EVS पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, तो सब की थी। मैं सारी कंप्लीट देख ली, 15 मिनट 19 मिनट की वीडियो शॉर्ट थी। शॉर्ट वीडियोस थी, उस टाइम पे रिकॉर्डेड चलता था, लाइव नहीं उतना होता था। 20-30 वीडियो उसकी थी प्ले लिस्ट में, तो मैं सारी देख दी थी। तो उससे जो है मतलब बेसिक आप क्लियर हो जाते हैं, आपको पता चला CDP क्या होता है, एक्चुअली साइकोलॉजी पूरी समझ आ जाती है। तो सीटेट के टाइम मैंने किया था, तो उस टाइम मतलब स्कोर उस टाइम के हिसाब से ठीक ठाक था। फिर उसके बाद मैंने 121 नंबर थे, 121 नंबर, तो ये सब मुझको आ गया। फिर मैंने इसकी बुक सोचा, क्योंकि 19 में सबको पता लग गया था कि जो एग्जाम आ रहा है कहाँ से आ रहा है। पहले हम लोग सोचते थे, हाँ जी हाँ बोलिए, पहले हम लोग सोचते थे जो एग्जाम आ रहा है DSSB का आ रहा है, वो शायद क्वेश्चन टीचर खुद फ्रेम कर रहा है, एग्जामिनर जो है खुद फ्रेम कर रहा है। ये 19 में बात सामने आई कि जो टीचर खुद फ्रेम नहीं कर रहा है इसको, वो एज इट इज उठा रहा है, एज इट इज उठा रहा है। तो सबको बच्चों को लग गया था, तो सही बच्चों ने पढ़ा है। बिल्कुल। और इसमें भी इन्होंने कंफ्यूज किया, जो 2019 में जैसे हम NIOS की बात कर रहे हैं, उस टाइम तो मैंने भी दिया था ये वाला एग्जाम। तो 2019 में जब ये पेपर हुआ था, तो उसमें क्या था कि NIOS से एज इट इज इन्होंने उठा के दे दिया। वो बहुत ही शॉकिंग था सबके लिए। नेक्स्ट एग्जाम जब MCD वाला हुआ था आई थिंक, तो उसमें DOE वाला हुआ था, उसमें इन्होंने नॉर्मल दे दिया। तो मतलब ये लोग खेलने लग गए थोड़ा सा कि एक बार नॉर्मल दे देते हैं, एक बार ये दे देते हैं, और सब कुछ मिक्स करके। मतलब अब ऐसी सिचुएशन बन गई कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा DLED का पता हो, आपको CDP का भी पता हो, सब कुछ पता हो आपको। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सिर्फ पढ़ के, हो सकता है आपकी मतलब इसको आप डेस्टिनी ही कहेंगे या लक कहेंगे, कि हो सकता है वैसा दे दे, और हो सकता है कि आपसे फिर NIOS या सब कुछ पूछ ले तो फिर आप घबरा जाएंगे, फिर वहाँ मेरिट में नहीं आएगा। हाँ, तो हमको सभी करना होता है इसमें। हमें क्या पता कहाँ से आने वाला है। अभी NIOS से आ रहा है, अगली बार नहीं आएगा, आप दुखी हो जाएंगे कि 30-32 बुक्स पढ़ी, आया कुछ नहीं है ना। तो उसके लिए हमको प्रिपेयर करने हैं अपने आप को, सभी पढ़ेंगे हम। हाँ, ये नहीं सोच सकते कि ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता अभी कि बस इतना पढ़ लें और यहाँ से हो जाएगा। ये मतलब बच्चे बहुत कहते हैं कि क्या इनफ रहेगा, तो इनफ तो कुछ भी नहीं है, कितना पढ़ोगे वही काम है आपके लिए। क्योंकि इन्होंने एक टाइम पे ये किया था, जैसा मान लीजिए वो CDP दे दिया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, फिर उसमें हिंदी की इन्होंने पेडागोजी, फिर इंग्लिश की पेडागोजी, EVS की पेडागोजी, मतलब साइंस की पेडागोजी, इवन सोशल साइंस की। तो उस केस में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने जो भी आपने DLED में पढ़े हैं अपने, या CTET में जो पढ़ा है वो आपको हेल्प कर रहा था। लेकिन अभी आप जैसा बता रहे थे कि टिट्टो बिल्कुल NIOS से लाइन टू लाइन भी उठा के दिया है एट टाइम्स। तो उस केस में NIOS की सारी किताबें जो आप बता रहे हैं, 32 में से आपने 28 पढ़ ली थी, 28 पढ़ ली थी। अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उसमें वो फिजिकल एजुकेशन भी है, अलग अलग सब्जेक्ट, और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं उसमें। वो 2020 के सेक्शन में उन्होंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब वहाँ से लाइनें उठाई हैं ना। एक क्वेश्चन मुझको याद भी है, बस ग्रुप का क्या है कि बस ग्रुप में कितने बच्चे होते हैं स्टूडेंट, तो उसका आंसर 3 to 6 बच्चे होते हैं। अच्छा, अभी किसी को क्या पता, ग्रुप तो ग्रुप होता है, राइट। 5 का बना लो, 6 का बना लो, जिसको आता हो इसने देखा वो लाइन है नहीं उससे, तो वो इसको टिक मार सकता है। मतलब वहाँ से काफी मटेरियल उठाया है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी यहीं से आएगा। राइट, जैसे एक टर्म है हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो NIOS में ही आपको मिलेंगी। तो उस केस में अब सिचुएशन ऐसी है कि ना तो आप NIOS छोड़ सकते हैं और ना आप नॉर्मल अपनी पेडागोजी छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक तो वो बेस का तो काम करेगी, ऊपर से ऐसा भी हो सकता है किसी एग्जाम में मान लो नहीं आया NIOS, कोई फिक्स तो है नहीं इनका, तो उस केस में फिर हम बच नहीं सकते उस चीज से। बीच में हम छोड़ सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा हमको, सब पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे मैं 11th और 12th की साइकोलॉजी पढ़ी थी। एक बार आप कहीं से भी कुछ ही पढ़ लो ना, तो फिर तो कुछ ही पढ़ो, जल्दी जल्दी हो जाता है। राइट, वो पूरा आपने अब कॉम्प्रिहेंसिव चीजें जोड़ने लग जाएंगे। आपने 11th-12th की साइकोलॉजी की बुक भी पढ़ ली, मैंने जो कराया यूट्यूब पे वो भी आप देख चुके हैं, फिर आप NIOS की सारी किताबें पढ़ रहे हैं, फिर आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो आपका वो एक्सपीरियंस सब मिलके एक साथ आपको प्रॉपर एक तरह से वो एक प्रॉपर उनको फुल पैकेज चाहिए एक टीचर के रूप में आज की डेट में तो स्पेशली। और मेरिट हाई जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग अगर जॉब कहेंगे हम तो ये D+B PRT सबसे ज़्यादा डिजायरेबल है लोगों के लिए कि भैया दिल्ली में नौकरी करेंगे PRT में, और वैकेंसीज भी ठीक ठाक आ जाती है मात्रा में एट टाइम्स। इस बार तो कितनी ज़्यादा नहीं थी इस बार तो वैकेंसीज, इस बार 400 जनरल की जो है 313 वैकेंसी, और इससे पहले वाले में तो और कम थी, मुझे लगा 45 थी। तो मेरिट तो वैसे भी फिर हाई जानी ही है। फिर दूसरा अगर NIOS, जैसा कि आप ही बता रहे थे कि आप ही बताओ कि NIOS मतलब पता है उनको कि NIOS आना है अगर, हाँ, 2019 में सबको पता था NIOS से आना ही आना है ना, तो सब बच्चों ने पढ़ी। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ी है, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं मैंने 28 बुक पढ़ी है, बहुत लोगों ने 30-32 सारी बुक पढ़ी है। तो ये रीजन है कट ऑफ इतनी हाई गई है क्योंकि बच्चों को पता है कहाँ से आ रहा है, सबने पढ़ दिया, जो नहीं पढ़ पाया उसका पीछे रह गया। राइट, और आ भी गया। ऐसा भी हो सकता था कि उन्होंने बहुत ज्यादा इसी पे फोकस किया हो और नहीं आता, तो इस बार किस्मत थी क्या आ गया। ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है D+B, अभी अनप्रेडिक्टेबल तो है ही ऑफ कोर्स। तो ये रही आपकी तैयारी की पूरी कहानी, और बहुत बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आप मतलब अपने एंड पे भी और बच्चों के साथ भी मेहनत कर रहे हैं। वो जो घर पे बच्चे हैं 45 बच्चे जिनको आप पूरा डिवोशन के साथ पढ़ा रहे हैं,
तो वो एक चीज़ है। दूसरा, उससे आपकी नॉलेज बेटर हो रही है और आप कंट्रीब्यूट भी कर पा रहे हैं। आपने तैयारी साथ में की है, आप 4 घंटे पढ़ाते थे, 4 घंटे पढ़ते थे या 5 घंटे, जितना भी हो पाता था उसके बाद। मैं यही काम है, पढ़ना पढ़ाना खाना पीना, बस यही सब है। ज़्यादा आप घूमते घूमते भी हैं? घूमता भी हूँ नहीं, कम ही जाता हूँ मैं बाहर। नहीं, बहुत अच्छी बात। कोई और बात अगर आपको लगता है कि कुछ बतानी है? मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि व्हाट्सएप पर हमारा ग्रुप था बच्चों का, 7-8 हम दोस्त थे, फ्रेंड्स थे। एक टेलीग्राम पे भी ग्रुप था, उसमें भी काफ़ी लोग थे, उसमें 200-300 लोग। तो हम डिस्कस करा करते थे, क्वेश्चन कोई आया डिस्कस किया, जैसे मैथ्स का है मान लो, तो हमने डिस्कस किया, तो ये क्वेश्चन ना आपको अच्छे से आ जाएगा, है ना। सामने वाले को आए ना आए, आपको नहीं पता इतना, ये आपका जरूर पक्का हो जाएगा। तो इसलिए आप दोस्तों को बताएं चीज़ें ना, ये नहीं अपना छुपा के रखेंगे कि हम किसी को नॉलेज शेयर नहीं करेंगे। जितना शेयर करोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा, तो शेयर करना चाहिए। बहुत बढ़िया। मतलब ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत भी है जो थोड़े से ओपन हो, मतलब स्पेशली टीचिंग में। अगर आप टीचर हो तो आप तो पूरा संसार लुटाओ ना, मतलब जो भी आपके पास है वो आप देने की बात करोगे ना। हाँ, और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना नुकसान कर रहे हो, आप तो पढ़ रहे हो ना दबा के, मतलब पूरी मेहनत करके आप पढ़ रहे हो, तो पेपर में आएगा तो आप छोड़ थोड़े ना दोगे। बिल्कुल सही। थोड़ा जो है फोकस करना पड़ता है अपने आप पे। जैसे अभी मैं बच्चों को घर पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये मुझे पता है कि मैं कितने घंटे देने और कैसे देने हैं। तो मैं कुछ कोचिंग वालों से मतलब मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जाओ 9-10 के लिए, तो वहाँ 80-90 के बच्चे आसपास थे। अच्छा। कह रहे 20-25 हज़ार रुपये हो जाएंगे जी। तो मुझे, लेकिन मेरे माइंड में था कि मुझे तो भाई अभी ये करना है, मुझे प्रायोरिटी सेट है आपके दिमाग में। हाँ। तो मैंने कभी भी मतलब जो मेरे माइंड में चल रहा है उससे कभी मतलब अलग नहीं करा है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कितना भी मतलब कैसे भी दे ले। राइट। तो मैंने अपने लगा रहा, मतलब वो प्रायोरिटी सेट है और वो लालच में आप नहीं फंसते, वो शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में आप लॉन्ग रन में जो आपका गोल है उसको नहीं आप सेक्रीफाइस करना चाह रहे थे, जो कि बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। और अभी आपकी एज भी, मतलब आप 24 के हैं और ईश्वर करे आप बहुत आगे तक जाएं और बहुत अच्छा करेंगे। आप तो जहाँ पे भी होंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आप सच में इंटरेस्टेड हैं टीचिंग में, जैसा कि आप कर भी रहे हैं घर पे। और जिन भी लोगों की भूमिका रही है आपकी इस जर्नी में, उनको भी आप धन्यवाद कहिएगा और कोशिश कीजिएगा कंट्रीब्यूट करें आप आगे चल के। चलिए, धन्यवाद। सेशन ये पसंद आया हो बेसिकली कैसे विजय ने तैयारी की, तो आप इसमें कमेंट करके बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए। सेशन क्या मतलब, ये डिस्कशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। और इस तरह की स्टोरीज हम आपके सामने लाते रहेंगे। विजय से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये 2018 मतलब कब से हम लोग से मिलने वाला था। हाँ, मिलने वाले थे, मिल नहीं पाए थे, फिर ये भी बिजी हो गए थे, मैं कहीं गांव चली गई थी, कुछ तो हुआ था, फिर मैं भी मतलब हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाए थे। बट कभी-कभार व्हाट्सएप पे हमारा वो आपको बिल्कुल मतलब आपकी डिटर्मिनेशन थी उस तरह की। बहुत अच्छा लगा विजय, ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।